हाय फ्रेंड्स, रॉकी लो क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन ने जो पिछली क्लास सेक्शन 70 में देखा था कि किस प्रकार से यथार्थ एक तरीके से वारंट जारी किया जाता है। तो वारंट जारी करने की एक तरीके से प्रारूप और उसकी वैलिडिटी अपन ने देख ली थी, लेकिन एक बार इसका रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू देखने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब अपन चर्चा करेंगे सेक्शन 70 के रिव्यू के अंदर। रिव्यू में देखेंगे सेक्शन 70 में अपने पिछले सेक्शन में बात की थी, अर्थात पिछली क्लास में बात की थी कि सेक्शन 70 में यह बताया गया है कि वारंट का प्रारूप और वैलिडिटी। सबसे पहले प्रारूप की कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, जिसके बाद आपकी ये जो प्रारूप है वो ख़त्म कर देंगे, फिर उसकी वैलिडिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रारूप में बताया गया है कि वारंट रिटर्न में होना चाहिए, अर्थात वारंट लिखित होना चाहिए। जो भी गिरफ्तारी वारंट है, जो मजिस्ट्रेट ने, जो न्यायालय अर्थात मजिस्ट्रेट अर्थात न्यायालय जो भी इशू करता है, वो क्या है कि जो भी वारंट इशू होता है वो लिखित में इशू होता है। और दूसरी बात, वारंट जो इशू होता है वह जो जिस न्यायालय द्वारा वारंट इशू होता है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तीसरी बात, जो वारंट होता है वो जो जिस न्यायालय द्वारा इशू हो रहा है उस न्यायालय के द्वारा मुद्रांकित भी होना चाहिए। इसी के साथ तीसरी बात आती है, इसमें जो गिरफ्तार किए जाने वाला जो व्यक्ति है उसके एक तरीके से दोष, जो किस चीज़ के लिए उसे, किस कमी अर्थात किस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका सभी सार उसमें मेंशन होना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर ऐसे मान लीजिए गिरफ्तारी उसमें मेंशन नहीं है और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने जाए और वहाँ पे पूछ ले कि मेरे को किस गुनाह पे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये सभी उसे समझाने के लिए पहले से उसे वारंट में मेंशन कराना ज़रूरी होता है। इसीलिए वारंट में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अर्थात कोई भी कोर्ट जब किसी व्यक्ति पर वारंट इशू करता है तो सबसे पहले क्या करता है कि जो भी उसका एक तरीके से अपराध है उसका विवरण उसमें देता है। दूसरी बात, इसमें तीसरी बात है, चौथी है जो भी है, उसमें चौथी बात आती है कि जो वारंट का निष्पादन करेगा उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, भाई कौन व्यक्ति वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। और पांचवी बात आती है इसके अंदर कि वारंट की वैलिडिटी। वारंट की वैलिडिटी की बात करें तो इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि वारंट की वैलिडिटी तब तक रहेगी या तो जब तक वह न्यायालय जो इशू करता है वह खुद उस वारंट को रद्द ना कर दे, तब तक वह प्रारूप में बना रहता है। वारंट जब जो न्यायालय वारंट इशू करता है उस न्यायालय को, अगर वह न्यायालय खुद उस वारंट को रद्द कर देता है तो वारंट प्रारूप में नहीं रहता है, वह जो भी वारंट है वह रद्द मान लिया जाता है। और दूसरी इसमें कंडीशन है कि मान लीजिए पहली कंडीशन देख लिया कि अपन ने खुद न्यायालय रद्द कर सकता है या फिर उस वारंट का एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर जो भी वारंट है वह उसको एग्जीक्यूट होने के बाद उसको अपने आप ही स्वतः ही निरस्त हो जाता है। एक बार जो इशू कोर्ट के द्वारा जो न्यायालय एक बार जो इशू कर देता है उस व्यक्ति को एक ही बार एग्जीक्यूट कराने के बाद एक ही बार उसे गिरफ्तार कैसे नहीं है, भाई उसी वारंट से पुलिस ऑफिसर उसे रिहा होने के बाद उसी वारंट को ले जाके दोबारा गिरफ्तार कर लेगा, ऐसा नहीं है। फिर दोबारा से अगर उसी व्यक्ति पर वारंट इशू होता है तो उस व्यक्ति को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सेक्शन 70 में यही था। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 71 में, अर्थात 71 में क्या मेंशन है। तो इसमें बताया गया है कि प्रतिभूति लिए जाने के का निर्देश देने की शक्ति। इसमें यह बताया गया है कि प्रतिभूति के लिए जाने की निर्देश देने की शक्ति। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई न्यायालय है, उसने किसी व्यक्ति पे क्या कर दिया है, अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। अब वह अरेस्ट वारंट इशू करने के साथ वह जिस पुलिस ऑफिसर के ऊपर वो पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट वारंट इशू मतलब कि एग्जीक्यूट कराने के लिए कहेगा, उसको ये डायरेक्ट भी करता है कि अगर कोई भी अगर वह जो व्यक्ति का अपराध है जमानती है और वह व्यक्ति क्या है कि बेल बॉन्ड्स भरने के लिए तैयार है, तो उस व्यक्ति को तुरंत बेल बॉन्ड्स भरवा के तुरंत रिहा कर दिया जाए। ये भी एक फॉर्मोट कंडीशन है। मान लीजिए कोर्ट ने किसी व्यक्ति के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया और उस व्यक्ति का अपराध जमानती अपराध है, तो ऐसी स्थिति में जो भी पुलिस ऑफिसर है उसका नाम पता वो लेके और उससे बेल बॉन्ड्स भरवा के क्या है कि उसे रिहा कर देगा।
लेकिन रिहा करने की ऐसे नहीं कि कहने पे वो लिखित रूप में बेल बॉन्ड्स भरवाता है कि उसमें पहले से मेंशन होता है कि इसमें जो भी गवाह है गवाह कितने होंगे, और इसमें पहले से मेंशन होता है कि उससे पूछा जाता है कि पूछा क्या जाता है, उसको ये कहा जाता है कि आपको इस तारीख के जो भी कोर्ट की तारीख होगी उस तारीख को आपको कोर्ट के अंदर समक्ष उपस्थित होना होता है, और उसे उस तारीख के अंदर उपस्थित होना ही होता है। अगर वह व्यक्ति कोर्ट को उस तारीख के अंदर जो कोर्ट के द्वारा दी गई है ऐसी स्थिति में कैसी भी स्थिति हो जाए चाहे उस व्यक्ति की, अगर वो उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा वापस से गिरफ्तार किया जा सकता है। मेरे को लगता है आपको सेक्शन 71 समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति वारंट इशू हो जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर और वो व्यक्ति उसका अपराध जो भी एक्यूज्ड है उसका अपराध क्या है, जमानती है, और वो बेल बॉन्ड्स भरने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए लीगल जानकारी से कि आपको कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करना आते हैं तो उससे आप पहले अरेस्ट वारंट मतलब कि दिखाने के लिए बोलिए, फिर अगर अरेस्ट वारंट दिखा देता है तो उसमें देखिए कि ये क्या क्या मेंशन है कि आपको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके अंदर पहले से मेंशन होता है, और जो आपको गिरफ्तार करेगा उस व्यक्ति अर्थात उस पुलिस ऑफिसर का भी उसमें विवरण दिया होगा, उसका नाम कहाँ का है पूर्ण विवरण द्वारा दिया जाएगा और कौन से न्यायालय से ये इशू हुआ है। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 72। सेक्शन 72 में यही बताया गया है कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। तो सेक्शन 72 के यथार्थ इसमें देखेंगे कि इसमें पूरी चर्चा करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो इसमें बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 72 में यह बताया गया है कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। तो इसमें है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकते हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर हो चाहे सामान्य नागरिक हो। तो इसमें पहली बात हो गई कि किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट होता है। अब इसमें है कि वारंट एक या एक से अधिक व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वारंट एक ही व्यक्ति को निर्दिष्ट होगा, वारंट एक से अधिक व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट हो सकता है। और इसमें एक फॉरमोस्ट कंडीशन ये जो मैं बोलने वाला हूँ वो बात ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए इमीडिएटली एग्जीक्यूशन करना है किसी भी वारंट का, मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है भाग सकता है, तो न्याय कोर्ट उसके के ऊपर क्या है कि अरेस्ट वारंट इशू कर देता है, और ऐसी स्थिति में कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है वहाँ की जुरिडिक्शन के अंदर, मतलब कि फ्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो भी न्यायालय है वह न्यायालय क्या है कि किसी अन्य व्यक्ति अर्थात किसी सामान्य नागरिक को भी वह वारंट इशू कर सकता है। कौन सी स्थिति में, जब पुलिस ऑफिसर उसकी जुरिडिक्शन उसकी अधिकारिता के अंदर फ्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को भी, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे तीन व्यक्ति हो, उसकी जिसको मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि एक व्यक्ति से वारंट का निष्पादन नहीं हो सकता है, तो वो दो तीन व्यक्तियों को क्या है कि उस वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए कहेंगे। तो इसी सेक्शन में ये बताया गया है कि वारंट एक व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है, अन्य व्यक्तियों को, एक से अधिक व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट हो सकता है, सामान्य व्यक्ति को भी हो सकता है और पुलिस ऑफिसर को भी, यानी किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर वारंट के निष्पादन के लिए चुन सकता है। कौन चुन सकता है? न्यायालय। तो मेरे को लगता है कि आप सभी को सेक्शन 72 अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, और चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हैव यू नेक्स्ट टाइम।